आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुने विमल चंद्र पांडे की लिखी गीतों भरी कहानी पिता का चश्मा। वाचन स्वर विमल चंद्र पांडे का। इसका दूसरा और अंतिम भाग। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दिन रविवार था। सन्मार्ग ने सोचा था साथ समय नहीं बिताने की उनकी शिकायत को दूर करने के लिए वो आज कहीं बाहर नहीं जाएगा। पूरा वक्त उनके साथ बिताएगा और उनकी बोली गई चुभने वाली बातों का कोई जवाब नहीं देगा, ताकि उसकी तरफ से माहौल ना खराब हो। रविवार उसके बचपन का सबसे हलचल वाला दिन हुआ करता था। नाश्ते के बाद उसने आराम कुर्सी बाहर निकाली और धूप में जज साहब को बिठा दिया। नहाने से पहले जाड़ों की धूप सेंकना उनका बरसों पुराना रूटीन था। बचपन में वो पहले बेटे को देर तक तेल लगाते, फिर खुद नहलाते। उसको नहलाने के बाद खुद को तेल लगाकर घंटों बैठे रहते, जब तक आत्मजा नीचे से शोर नहीं मचाने लगती। वो नहाते और देरी होने की सफाई देते हुए नीचे उतरते। पति पत्नी में एक दूसरे की खिंचाई हुआ करती, हल्की फुल्की तकरार होती, जिसमें बेटा कभी माँ की तरफ हो जाता तो कभी पिता की तरफ। वो ज्यादातर पिता की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब उसे इस बात का सबूत देना पड़ता है कि वो उनकी ही तरफ है। बड़े होने पर कभी बचपन वाला रविवार वापस नहीं आ सकता। वो सिर्फ मन की गुफाओं में हमेशा के लिए कैद हो चुका होता है, जहां हम जीने की एनर्जी कम पड़ने पर झांकते हैं। जज साहब सिर्फ शॉर्ट्स में थे, बनियान उतार कर किनारे रखी हुई थी। सन्मार्ग तेल लेकर आया और उसने सोचा था आज उनके मन की कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। जैसा भी सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। उसने पिता के पैरों पर तेल मालिश शुरू की, जिससे पहले वो असहज हुए, लेकिन सन्मार्ग के जोर देने पर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा कि मालिश करने के बाद वो अपनी और उनकी कई सारी तस्वीरें क्लिक करेगा। उसे ध्यान आया कि बरसों बाद वो अपने पिता के साथ फुर्सत से बैठा है, जब उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। थोड़ी देर खामोशी रही। उसे लग गया कि वो बात शुरू नहीं करेंगे। उसने ही शुरुआत की। पापा, मैं जानता हूं मैं आपको वक्त नहीं दे पाता उतना, लेकिन आपको जो चाहिए आप मुझे बोलिए। घर वापस जाकर रहने के अलावा ऐसी कोई बात नहीं जिस पर हम दोनों में कोई डिफरेंस हो। मैं जानता हूं पहले जैसा खुश रहना आपके लिए मुश्किल है, वो मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप प्लीज थोड़ा बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए जो आप सोचते थे रिटायरमेंट के बाद करने को। जो भी काम हो मुझे बताइए, आपसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। यह अलग बात है कि मैं कभी इस बात को इस तरह बोल नहीं पाता, लेकिन मुझे पता है कि आप इस बात को समझते हैं। उसे लगा अब उनका मूड बिगड़ जाएगा और वो अपने पांव खींच लेंगे। इस जोखिम को लेते हुए भी उसने अपनी बात कह डाली, जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से रिहर्सल कर रहा था। अपने ही पिता को यह बताने के लिए रिहर्सल करना कितना अजीब है कि मैं आपको प्यार करता हूं। जिंदगी भर हम इतने झूठ बोलते हैं कि कोई खरा सच बोलने के लिए थोड़ी रिहर्सल तो करनी ही पड़ती है। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बात कह दी। उसे हैरानी हुई, जज साहब चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। उन्होंने अपना पहना हुआ चश्मा उतारा और उसके हाथ में दे दिया। मेरा चश्मा बदलवा दे, इससे साफ दिखता नहीं है। सन्मार्ग ने उनका चश्मा हाथ में लिया और हैरान रह गया। अखबार पढ़ने वाला उनका यह चश्मा एकदम पहनने लायक नहीं रह गया था और उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। शीशों पर ढेर सारे स्क्रैचेस थे और कुछ एक जगहों पर तेल लगने जैसे धब्बे थे, जिनसे आर पार देखना बिना आंखों के देखने जैसा था। सन्मार्ग ने चश्मा अपनी जेब में रख लिया। आज शाम को लेता आऊंगा बनवा के। एंटी ग्लेयर लगवा लेना, मोबाइल देर तक देखने पे दिक्कत नहीं होगी। सन्मार्ग की इच्छा हुई कि वो उनके तेज आवाज में लगातार मोबाइल देखते रहने पे भी कुछ बोले, लेकिन फिर इस टॉपिक को बाद के लिए टाल दिया। जब सब कुछ अच्छा जा रहा है तो फिर किसी ऐसे मुद्दे पे बात करना ठीक नहीं जिसपे वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मौका देखकर उसने असली बात रख के लगे हाथ उनकी रजामंदी लेनी चाहिए। कल का अपॉइंटमेंट ले लूं? उसने धीरे से पूछा। ले लो। वो उठकर टहलने लगे। सन्मार्ग को लगा जैसे उसके और पिता के रिश्ते में जो भी गड़बड़ियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही हैं। अब वो हफ्ते में कम से कम एक बार उनके साथ अकेला बैठा करेगा और उनसे बातें करेगा। ये रिमाइंडर उसने अपने दिमाग में लगाया और उठकर उनके साथ टहलने लगा। तुझे याद है जाड़े भर में हर संडे तुझे छत पे ही नहलाता था? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में वो अपनापन था जो सन्मार्ग ने लंबे समय बाद सुना था। हाँ, आप 1 घंटे मेरी तेल मालिश करते थे। माँ नीचे से चिल्लाने लगती थी, तब हम नीचे जाते थे। वो हंसने लगा।
वो भी मुस्कुराए, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गए और रेलिंग पर झुककर सड़कों की तरफ देखने लगे जो उधर ही वापस जाती थी जिधर से आती थी। तू अपना कोई बिजनेस कर सकता है और हम फिर से उसी घर में जाके रह सकते हैं। वहां धूप में गली एकदम साफ दिखाई देती थी। यहां तो इतना पोल्यूशन है कि ऊपर देखो तो लगता है कि धुएं की चादर बिछी है। वो धीमी आवाज में खुद से बातें कर रहे थे। सनमार्ग को अभ्यास था, इसलिए उसने उन्हें सुन भी लिया और समझ भी लिया। उसे अक्सर लगता रहा है कि अपने करियर में वो वहां इसलिए नहीं पहुंच पाया जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसके पिता ने कभी उसकी बातों, उसकी सोच को कोई वरीयता नहीं दी। वो छोटा था तो उसे उस स्कूल में पढ़ना पड़ा जहां वो चाहते थे। पेंटिंग बनाने में मन लगता था, लेकिन IIT जाना पड़ा क्योंकि उसका मैथ साइंस भी अच्छा था। वहां जब उसने एक्सप्लोर किया कि उसे हायर स्टडीज में जाना है, तो भी उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि IIT से बीटेक करने के बाद कितने लोग एमटेक करते हैं। उसने अपने सीनियर्स के बारे में बताया जो बाहर के देशों में प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन वो हमेशा से अपनी सोच सब पर थोपते थे। अब ये वापस उसी शहर में जाना चाहते हैं जहां कुछ नहीं रखा। उसके साथ के 3 दोस्त, 2 तो जिसमें से उसके जूनियर थे, इंडिया के बाहर की ब्रांच में प्रमोशनल ट्रेनिंग करके आए हैं, और वो है कि पिछले 2 साल से सीनियर्स की गुड बुक में आते आते रह जाता है। उसे लगा उसकी प्रमोशनल पोस्टिंग उसके पिता के लगातार कोसने से ही नहीं हो रही। पापा, मैं यहां से जर्मनी जाने की सोच रहा हूं और आप वापस पीछे ले जाना चाहते हैं। किस चीज का बिजनेस करूंगा मैं, बताइए। मैंने जो काम सीखा है वही कर सकता हूं और उसी में मुझे आगे बढ़ना है। वो पलटे। उनके चेहरे के भाव भी बदल चुके थे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जीने का पैटर्न बदल लें, ऐसी जिंदगी जिए जिस पर बुढ़ापे में हमें कम से कम पछतावे हों। सनमार्ग को उनकी बात जरा भी समझ नहीं आई। मैं आपका पैटर्न नहीं ले सकता पापा, उसने जो समझा उसी हिसाब से जवाब दिया। मैं अपने पैटर्न की बात नहीं कर रहा। आमतौर पर इंसानों का पैटर्न है जिंदगी भर भागते रहना और आखिरी वक्त पे ठहर के सोचना कि इतना क्यों भागते थे, जिए कम भागे ज्यादा, क्यों। हाँ तो आप क्या चाहते हैं, बिना भागे में ठहर के सोचने लगूं कि भाग कहां जाऊंगा। ये सब मुझे भी पता है पापा की लाइफ में सुकून कम हो गया है। चैन से 2 मिनट खुद के लिए भी निकालना मुश्किल है। आप जो जो कहते हैं सब समझता हूं, लेकिन करूं क्या। जॉब छोड़ दूं, फुल टाइम यही सोचूं कि क्यों भाग रहा था। क्या करूं बताइए। उसकी आवाज तेज हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नीचे चले गए। सनमार्ग को अफसोस हुआ कि क्यों आखिरी की कुछ लाइनें उसने चिल्लाकर बोली। चश्मा वहीं पड़ा था, उसने चश्मे को जेब में रख लिया। सनमार्ग ने सोचा कि ऑनलाइन नया चश्मा मंगवा ले, लेकिन उनके शीशे में प्लस माइनस दोनों पावर थी और कितनी थी ये उसे पता नहीं था। उसने जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाली दुकान पर चश्मा दे दिया। कौन किसी को बांध सका, हाँ, कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी। पहरेदार फाके से, बरसों राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार। रात अंधेरी, रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा
सनमार्ग उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाने लगा। डॉक्टर ने उसे जिम्मेदारी दी कि वो सही टाइम से दवाइयां खिलाए। मेडिकेशन और प्रॉपर नींद इस समय उनके लिए सबसे जरूरी चीज है। एक बार उनके सोने जागने का पैटर्न सही हो गया तो वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। बेटा थोड़ा वक्त देने लगा तो जज साहब ने भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की कला सीखनी शुरू की। डॉक्टर उन्हें जो मेडिटेशन और अभ्यास बताता था वो करने लगे। दवाइयों का असर ये रहा कि पहले से थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो वे बेहतर नजर आने लगे। जो चश्मा सनमार्ग बनवा कर लाया था उसी पावर के शीशे के साथ उसने एक अच्छे ब्रांड का नया चश्मा भी उनके लिए ले लिया था, जिसका फ्रेम बहुत खूबसूरत था। उन्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन न उनका अपना चश्मा और न ये नया चश्मा उनके काम आया। उसको लगाने से अक्षर जितने धुंधले दिखते थे उससे और ज्यादा धुंधले दिखने लगे। उन्होंने आगे पीछे होकर कई कोणों से घुमाकर अखबार पे छपी इबारत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजर नहीं आया। पावर बदल गई है शायद आपकी, एक बार चेक करवा लेंगे चल के। बेटे ने समाधान रखा, लेकिन वो कुछ और सोच रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें इस चश्मे से ठीक ठाक दिख रहा था, अचानक ये क्या हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि वो बेकार में दीन दुनिया की खबरों को जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने सीने में अजनबीपन का ऐसा दर्द महसूस किया जिसमें शरीर के किसी खास हिस्से से दर्द नहीं उठता, बल्कि अपनी जी हुई जिंदगी ही किसी और की लगने लगती है। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सनमार्ग इधर अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेकर निकल जाता था, क्योंकि उसे जज साहब को डॉक्टर के पास ले जाना होता था। डॉक्टर ने बोला था जितनी जरूरी दवाइयां हैं उतना ही जरूरी लगातार काउंसलिंग भी है। बॉस उसे बेटे की तरह मानता था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन 5 दिन की छुट्टी एकमुश्त मिलना बहुत मुश्किल थी। बॉस ने जज साहब के फेलिसिटेशन पर बधाई दी और साथ ही ये सलाह भी कि 2 घंटे फ्लाइट में जाना और 2 घंटे आना, एक दिन प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम 2 से ढाई दिन में निपटाया जा सकता है। वो फ्लाइट से नहीं जाना चाहते, अजीब जिद है, कहते हैं ट्रेन से जाऊंगा। कुछ पुरानी यादें हैं जिन्हें फिर से जीना चाहते हैं। सनमार्ग की आवाज में चिढ़ थी। बॉस अचानक चुप हो गया। कभी कभी मुझे लगता है जानबूझ के परेशान करने के लिए सब करते हैं। मायूसी उसकी आवाज से टपक रही थी। बॉस कहीं खो गया था। ऐसा नहीं है सनमार्ग, इस उम्र में दिल से दिमाग तक का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं होता। मन में ऐसी घुमावदार सुरंगें बन जाती हैं जिनसे गुजरना और सुरक्षित बाहर निकलना इज अ टफ टास्क इटसेल्फ। बॉस को शायद अपनी कोई बात याद आ गई थी। आपको तो मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। सॉरी टू से सर, बट यू आर सो एफर्टलेस एंड स्पॉन्टेनियस इवन इन दिस एज। आप हम सबके लिए मोटिवेशन है। बॉस इस बात पे फीकी मुस्कान मुस्कुराया। तुम उनको उनके हिसाब से ले जाओ। दिस जर्नी विल लीव यू सम मोर एम्पैथेटिक, मोर पेशेंट। लीव इज सैंक्शनड। सनमार्ग उठा और बाहर निकलने लगा। दरवाजा खोलकर वो निकलने ही वाला था कि पीछे से फिर से बॉस की आवाज आई, यू आर ए गुड सन। इस बात पर उसके अंदर न अच्छी न बुरी कोई भावना नहीं जगी। वो खामोशी से बाहर निकल गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया।
सपना क्या है, सपना टूट गया, सपना टूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जीवन के किस मोड़ पे आके दूर हुए वो दिल से, आंधी समय की उड़ा के ले गई मेरे नशे मन के तिनके, वादे करके प्यार वफा के बिछड़े साथी मिलके, बिछड़े साथी मिलके। जब तक मैंने समझा साथ क्या है, साथी छूट गया, साथी छूट गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। फेलिसिटेशन वाला प्रोग्राम 10 दिन बाद था और बीच में एक काउंसलिंग सेशन था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से कतराने लगे। सनमार्ग उनके भीतर आ रहे बदलावों को देख रहा था। लंबे समय बाद वो खुश दिख रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसके बारे में डॉक्टर ने इतनी डरावनी बातें बताई हैं, कि ये वही आदमी है जो 2-4 महीनों से नहीं पिछले 2 साल से डिप्रेशन से जूझ रहा है और उसे उसकी परवाह भी नहीं, जो इसे उम्र का दोष मानता है। सेशन के लिए उन्होंने सनमार्ग को साफ मना कर दिया और वजह पूछने पर मोबाइल में यूट्यूब पर कुछ वीडियोस दिखाने लगे। जो मेडिटेशन म्यूजिक बताया था डॉक्टर ने, मैंने उसका सोर्स ढूंढ लिया है। इस चैनल पे सुबह, दोपहर और रात सुनने के लिए अलग अलग माइंड कामर म्यूजिक है। मैं 3 दिन से सुन रहा हूं और सच बता रहा हूं, बहुत बेहतर फील हो रहा है। उनकी आवाज में उसने वो उत्साह सुना जो बरसों से गायब था। अच्छा, उसने हैरानी से कहा। उसकी हैरानी से वो और उत्साह में आ गए। और ये देखो, मेडिटेशन पे एक बाबा ने बहुत अच्छे लेक्चर भी दिए हैं, उन्होंने कहा, और एक वीडियो चला दिया। वहां कोई आध्यात्मिक गुरु अंग्रेजी में बता रहा था कि इंसान बढ़ती उम्र में इसलिए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों और दुनिया से बहुत उम्मीद करता है। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अपने भीतर उतरना चाहिए, वगैरह वगैरह। सनमार्ग को अंदर से बहुत चिड़चिड़ा टाइप महसूस हुआ। उसने सिर्फ यही कहा कि ये सब करना ठीक है, लेकिन कल साइकियाट्रिस्ट के यहाँ चलना ही पड़ेगा क्योंकि उसने सेशन मिस ना करने की वार्निंग दी है। और बिना जवाब सुने निकल गया। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा
पाँव मिले लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। अगले दिन सुबह 11 बजे का ही सेशन था, इसलिए सनमार्ग नहा धोकर 9 बजे तैयार होने में लग गया। बाथरूम से जब वो निकला तो उसे हैरानी हुई कि जज साहब उससे पहले नहा धोकर अपना पसंदीदा कुर्ता पहनकर आराम कुर्सी पर बैठे मेडिटेशन म्यूजिक सुन रहे थे। वो कपड़े पहनता हुआ जाकर उनके पास बैठ गया। जज साहब की आंखें बंद थीं और वो बीच बीच में सिर को लहराते हुए मुस्कुरा रहे थे। संगीत इतना शांत था कि ना उसके धुन पर सिर हिलाने की जरूरत थी, ना ही पांवों को थिरकाने की, लेकिन जज साहब ये दोनों काम कर रहे थे जैसे मेडिटेशन म्यूजिक ना होकर कोई जैज सॉन्ग हो। सनमार्ग को अजीब लगा। चले? उसने नॉर्मल आवाज में पूछा। जज साहब ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर पल भर के लिए सनमार्ग को वैसा ही भाव दिखा जैसे स्कूल नापसंद करने वाले किसी बच्चे के चेहरे पर स्कूल जाने को लेकर होता है। ये सुनो। जज साहब ने ब्लूटूथ ईयरफोन का एक हिस्सा उसके कान में लगा दिया। कोई शांत सा संगीत बज रहा था। उन्होंने सनमार्ग को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सनमार्ग वहां से उठ के उनके और करीब बैठ गया। वो ईयरफोन निकालने वाला था कि उन्होंने उसे इशारे से रोक दिया और फोन में म्यूजिक बदलने लगे। दूसरा म्यूजिक लगाकर उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से सनमार्ग की ओर देखा। मन एकदम शांत हो गया है। कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। तुम भी सुना करो, फोकस में हेल्प मिलेगी। जज साहब ने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे उनसे कूल, शांत और संतुलित इंसान धरती पे फिलहाल कोई दूसरा नहीं है। सनमार्ग ने कुछ देर सुना। यह भी वैसा ही कोई दूसरा म्यूजिक था। उसने घड़ी देखी। ट्रैफिक में देर ना हो जाए इसके लिए अब निकल लेना जरूरी था। अच्छा है, बहुत सूदिंग है। चलिए चलते हैं। क्लिनिक से कंफर्मेशन कॉल भी आ चुकी है। सनमार्ग खड़ा हो गया और ईयरफोन निकालकर टेबल पर रख दिया। मुझे नहीं जाना, उन्होंने दूसरा ईयरफोन कान से निकालते हुए कहा। क्यों? सनमार्ग की आवाज में चिढ़ थी। जितना मैं खुद को शांत करूंगा यहां बैठ के, उससे ज्यादा बाहर के शोर से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। जज साहब ने जो बात कही उस पर सनमार्ग को अपनी दादी की कही एक कहावत याद आ गई जिसमें था कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। आप सो जाइएगा पीछे बैठ के, खिड़कियां बंद रहेंगी, कहां शोर सुनाई देगा। सनमार्ग ने समाधान दिया और हाथ आगे बढ़ा दिया जैसे पिता उसका हाथ पकड़कर उठेंगे और साथ चल पड़ेंगे। थोड़ी देर तक उसका हाथ ऐसे ही फैला रहा। जज साहब इधर उधर देख रहे थे। चलिए, लेट हो रहा है। इस बार सनमार्ग की आवाज में थोड़ी तुरशी थी। उन्होंने उसे घूर कर देखा। अचानक उन्होंने वो किया जो सनमार्ग को सपने में भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपना मोबाइल घुमाकर जोर से फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने टेबल पर रखा ईयरपीस और हाथ में रखा दूसरा ईयरपीस दोनों उठाकर फेंक दिए। उनके चेहरे पे भयानक झल्लाहट थी। मुझे जीने दो यार चैन से। तुम्हारे घर में हूं तो मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी चलेगी ही नहीं। नरक करके रख दिया है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उठे और बालकनी की तरफ चले गए। सनमार्ग चुपचाप खड़ा था। अब उसकी झल्लाहट खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक चिंता सिर उठाने लगी थी। यह उसके पिता की आवाज नहीं थी, यह उनका लहजा नहीं था। थोड़ी देर वहीं सुन्न खड़ा रहा, फिर बाहर निकल गया। शाम को ऑफिस से लौटते हुए सनमार्ग डॉक्टर से मिला और सारी बात बताई। डॉक्टर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कुछ दवाइयां चेंज करने लगा।
डिप्रेशन को ठीक करने का पहला कदम है कि पेशेंट ठीक होना चाहे, और इसके लिए जरूरी है पेशेंट खुद को बीमार माने और इस बीमारी को जाने। ओल्ड एज लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि वो इस सच को जल्दी मानने को तैयार नहीं होते। डॉक्टर ने टेबलेट बदलकर उसे पर्ची थमाई। कब जाना है घर? उसने पूछा। नेक्स्ट वीक। ध्यान रखना, पुरानी चीजों को रिविजिट करना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। दिमाग कैसे उन मेमोरीज को लेता है उस पर डिपेंड करता है, डॉक्टर ने सलाह दी। तुम अपना दिमाग ठीक रखो। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा है, वो अंदर से अकेले हैं और उनका दिमाग उनके साथ खेल कर रहा है। तुम्हें उनका अच्छा बुरा सब संभालना है, डॉक्टर ने कहा जब वो हाथ मिलाकर निकल रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो बाहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेदार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फर्स्ट एसी के उस केबिन में उसने गौर किया कि पिता को न कोई घबराहट हो रही है न सफोकेशन, वरना ऐसी बंद जगहों को लेकर वो कितना हो हल्ला मचाने लगते हैं। उसे डॉक्टर की बात याद आई कि ऐसा तुम्हें बहुत बार लगेगा कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, सब समझते हुए तुम्हें इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। उस समय तुम्हें खुद को ये याद दिलाना है कि ये वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खेल उनका दिमाग कर रहा है, जो तुम्हारे साथ तो बाद में, पहले उन्हीं से खेल रहा है। वो लगातार खिड़की के बाहर देख रहे थे और उनके चेहरे पे खुशी थी। उसे वो खुशी बिल्कुल ऐसी ही लगी जैसे उसके चेहरे पर उगती थी जब वो नया नया घर छोड़कर आईआईटी गया था। शुरू के 2 सालों में जब भी घर आने का मौका आता, उसे लगता वो जेल की सजा काट कर अपने प्रिय शहर, अपने प्रिय माहौल में जा रहा है। बाद के सालों में जब कॉलेज में अपना ग्रुप बन गया तो धीरे धीरे घर जाने का उत्साह कम हो गया।
अब तो बरसों हो गए, कहीं आने जाने को लेकर जो उत्साह उस उम्र में हुआ करता था वो कभी महसूस ही नहीं होता। जैसे दिल्ली की भागदौड़ में अपनी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां महसूस करना वो भूल गया है। बड़ी खुशियां जिंदगी में आ नहीं रही और छोटी को महसूस करना वो भूल चुका है। पढ़ाई पूरी करते वक्त नौकरी को लेकर कितना जोश होता है कि हर महीने जब सैलरी आएगी तो ये करेगा वो करेगा। अब सैलरी आती है, EMI कटती है, इन्वेस्टमेंट होता है, शॉपिंग होती है, लेकिन सब कुछ जैसे वो नहीं उसका रोबोट करता है। ये पता नहीं उसकी उम्र का दोष है, उसके पिता का, या फिर इस समय का जिसमें हम काम बहुत ज्यादा करते हैं और महसूस बेहद कम। यात्रा में बातें कम हुई, जो भी हुई पिता की तरफ से ही हुई। वो घर पहुंचने के बाद किनसे मिलेंगे, क्या क्या करेंगे, इसकी थोड़ी झलक देते चल रहे थे। अब उनकी बातों में उनका बनवाया हुआ घर और उनके पुराने दोस्त, पुराने शहर की जगह ही बची रह गई थी। फतेहपुर स्टेशन पर उन्हें कोई पुरानी कहानी याद आ गई और वे उसे सुनाने लगे। वो मुस्कुराता हुआ सुनता रहा। कहानी में फतेहपुर की चाय का जिक्र आया और उन्हें अचानक स्टेशन वाली चाय की तलब लगी। पेंट्री वाला आएगा अभी, उसने आलस दिखाया। यहां की चाय का एकदम अलग स्वाद होता था। पता नहीं अब तो बदल गया होगा, सब कुछ बदल गया है, बोलकर वो स्टेशन के दूसरी तरफ देखने लगे। पटरियों पर एक छोटा बच्चा बोरे में इस्तेमाल की गई बोतलें इकट्ठी कर रहा था। सनमार्ग खड़ा हो गया। लेके आता हूं। उन्होंने बताया था पहले इंक्वायरी के पास एक स्टॉल हुआ करता था। वो कई चाय चाय चिल्लाते वेंडर्स को अनदेखा कर इंक्वायरी की तरफ जा रहा था। ट्रेन ने चलने का सिग्नल दिया तो उसे वो स्टॉल दिखाई दे गया। वो तेज कदमों से स्टॉल की तरफ बढ़ गया। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन
मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। जज साहब आराम से बैठे बाहर देख रहे थे कि ट्रेन ने हॉर्न दिया। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा कि अब उस पर आहट होगी और सनमार्ग चाय लिए अंदर आएगा। थोड़ी देर तक नॉन स्टॉप दरवाजे की तरफ देखते रहे, फिर उन्हें हल्की घबराहट होनी शुरू हो गई। ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी। वो उठे और केबिन का दरवाजा खोला। ट्रेन की स्पीड तेज हो गई थी। उनकी धड़कनें भी ट्रेन की स्पीड से चलने लगी। उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई और अब उन्हें बैठने के लिए किसी सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। अचानक उनकी नजर सामने से आ रहे सनमार्ग पर पड़ी तो जैसे एक लंबी सुकून की सांस आई। सनमार्ग ने उन्हें गलियारे में खड़ा देखा तो तेज कदमों से उनकी तरफ आया। उसके दोनों हाथ में चाय के कप थे। उसने अपनी पीठ से दरवाजा खोला और चाय अंदर रखी। फिर पिता का हाथ पकड़ के अंदर लाया और सीट पर बिठाया। वो अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। मुझे लगा छूट तो नहीं गए तुम, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सनमार्ग को अपने बचपन की यात्राएं याद आईं। पिता जब भी स्टेशन पर पानी या चिप्स वगैरह लेने उतरते, उसकी सांस अटकी रहती। ट्रेन की सीटी बजते ही वो खिड़की से पिता को देखने लगता था कि वो जल्दी से आकर ट्रेन में चढ़ जाएं, लेकिन पिता अक्सर आराम से आते। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती और पिता ट्रेन की ओर आते हुए पीछे छूट जाते। वो घबराने लगता। वो माँ की ओर चिंता से देखता, लेकिन वो निश्चिंत बैठी रहती। वो लगातार इधर उधर देखता, इंतजार करता कि पिता अब आएंगे, पिता अब आएंगे, लेकिन वो अगले 5 मिनट तक नहीं आते। वो डर के मारे रोना शुरू कर देता। क्या हुआ बेटा? सोनू क्यों रो रहा है? माँ प्यार से पूछती। पापा स्टेशन पे छूट गए, कैसे आएंगे? वो रोता हुआ बोलता। बोगी में बैठे लोग भी उसे मुस्कुराते हुए देखते। आ जाएंगे पापा, रो मत, माँ समझाती। तब तक पिता पानी की बोतल और चिप्स लिए पिछले डिब्बे से आते हुए दिखाई देते। वो दौड़कर भीड़ से निकलता हुआ जाता और उनसे लिपट जाता। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि पिता स्टेशन पे छूट जाएंगे तो उसका क्या होगा। आज पिता के चेहरे पे वही डर देखकर उसे अजीब महसूस हो रहा था। छूटना क्या है, दूसरे डिब्बे में चढ़ गया था जैसा आप करते थे, उसने हल्की मुस्कुराहट से कहा। अब तक पिता संयत हो चुके थे। उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आई। आप जानबूझ कर करते थे क्या, मुझे डराने के लिए? उसने बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा सवाल पूछा था जिसमें उसका बचपन शामिल था। वो उसे गौर से देखने लगे। अरे ऐसा नहीं, भीड़ रहती थी तो दूसरे डब्बे में चढ़ जाता था। थोड़ी देर खामोशी रही। पिता अपनी चाय उठा रहे थे। उसने भी चाय उठाई, हालांकि कुछ बार जानबूझ के भी करता था। इस बार पिता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिसमें उनकी जवानी शामिल थी। वो भी मुस्कुराने लगा। तुम जब रोते हुए आकर लिपटते थे तो तुम्हें चुप कराने में मजा आता था। उन्होंने पहला घूंट लिया और कड़वा सा मुंह बनाया। इसमें तो चीनी है। सनमार्ग ने भी तब तक पहला घूंट लगा लिया था और यह चाय बिल्कुल फीकी थी। पीते ही उसे झटका सा लगा। ऐसी फीकी चाय कोई कैसे पी सकता है? यही चाय पिता रोज पीते हैं। आपका ये है, बिना चीनी का बनाने में थोड़ी देर कर दी उसने। पिता ने दूसरा कप थाम लिया। पिता ने एक घूंट लगाया और कप सामने रख दिया। चाय पीते हुए ही उन्होंने सामने रखी मैगजीन फिर से पढ़ने की कोशिश की। पहले वो पन्ने को आंखों के एकदम सामने लाए, फिर अलग अलग दूरियों से उसे पढ़ने की कोशिश करने लगे। नहीं पढ़ पाए तो पत्रिका को एक ओर रख दिया। सनमार्ग गौर से उन्हें देख रहा था। चलिए एक बार वहीं चेक करवा लेंगे आपकी आईसाइट, फिर एक नया चश्मा बनवा लेंगे प्रोग्राम से पहले। उन्होंने अपना नया लेकिन बेकार चश्मा निकाला और एक तरफ रख दिया। सनमार्ग ने ऐसे ही उनका चश्मा उठाया और पहन लिया। उसे झटका सा लगा। खिड़की के बाहर का विजुअल उसे और ज्यादा साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने चौंक कर फिर से उस चश्मे को उतारा और अपना चश्मा लगाकर देखा। चीजें तब भी ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, जिन्हें वो पता नहीं कब से एकदम क्लियर विजन मान के चल रहा था। अपना चश्मा उतार कर उसने फिर से पिता का चश्मा लगाया। एकदम क्लियर। उसको दूर की चीजें हल्की सी धुंधली दिखाई देती थी, जिसके लिए कुछ साल पहले उसने अपना चश्मा बनवाया था। बिना चश्मे उसे किसी काम में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी, इसलिए वो कम ही लगाता था। कहीं बाहर जाना हो या कोई फंक्शन वगैरह हो तो वो चश्मा लगा लिया करता था। उसने कई बार दोनों चश्मे बदल कर देखे। पता नहीं कब से उसे पिता के चश्मे की जरूरत थी। इस अचानक हुई मुख्तसर सी बात ने उसके मन के मौसम को थोड़ा सा उदास कर दिया, हालांकि वो इसकी वजह नहीं समझ पाया। उसने अपना चश्मा पिता के चश्मे वाले डिब्बे में रख दिया और उनका चश्मा लगा लिया। उसे उस वक्त माँ की बहुत याद आई। उसे लगा जैसे इस पल में कुछ कमी सी है जिसे वो महसूस नहीं कर पा रहा है। दूसरे ही पल ख्याल आया कि इस जिंदगी में माँ के चले जाने के बाद एक ऐसी कमी आ गई है जो अब कभी भरी नहीं जा सकती।
ऐसी कितनी ही बातें हैं जो हमारे साथ होती हैं, लेकिन ऐसा कोई आसपास नहीं होता जिससे कही जा सके। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नग़्मे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है। घर में घुसते ही सनमार्ग को लगा जैसे उसे यहाँ आना ही था। ये सफर उसने अपने पिता के लिए नहीं, खुद के लिए तय किया है। केयर टेकर मुरारी ने फोन पर निर्देश पाकर पूरे घर की चकाचक सफाई कर दी थी। सनमार्ग को जैसे घर का हर कोना अपनी ओर खींच रहा था। उसका पुराना कमरा, उसकी पुरानी कॉमिक्स, आधी पढ़ी पत्रिकाएं, पुरानी जीन्स और गिटार, वो अंदर से भरने लगा था। उसने गिटार उठाया और कोई पुरानी धुन बजाने की कोशिश की। उसे कुछ पुराने दोस्तों की याद आई जिन्हें उसने बरसों से याद नहीं किया था। मैं जरा टहल के आता हूं, उसने पिता को कहा और निकलने लगा। अरे ऐसे ही कहां जा रहे हो? नहा धो लो, कुछ नाश्ता करते हैं फिर जाना, मुरारी कुछ बना रहा है, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। सनमार्ग को लगा जैसे पिता कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और माँ किचन में टिफिन पैक कर रही है। थोड़ी देर में वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगी और पिता कोर्ट के लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितने आम से दिखते पल बीत जाने के बाद कितने खूबसूरत हो जाते हैं, उसने सोचा। मैं सोच रहा था नेत्राम के यहां से लौटते में दही जलेबी लेता आऊंगा, वही नाश्ता करेंगे, सनमार्ग ने निकलते हुए कहा। हाँ, एक आध दिन तो चीट कर ही सकता हूं, पिता ने प्रफुल्लित आवाज में कहा। वो भी मुस्कुराया। दिन इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे बचपन के किसी रविवार से निकल कर आया हो। पिता को सम्मानित करने से पहले शहर के कुछ गणमान्य लोगों ने उनके बारे में अलग अलग बातें कही। उसे पता चला कि पिता से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कुछ लोगों के बोलने के बाद पिता का सम्मान समारोह हुआ और हॉल तालियों से गूंज उठा। वो हर मौके की तस्वीरें निकाल रहा था। पिता को जब बोलने को बुलाया गया तो उसने अपने सोशल मीडिया पेज से इस घटना को लाइव करना शुरू कर दिया। पिता बोल रहे थे अपने शहर, अपने काम और अपने लोगों को लेकर। उन्होंने कुछ अपनेपन भरी बातें कही और हॉल में फिर से तालियां बजी। वो अपने पिता का एक अलग ही रूप यहां देख रहा था, हंसी मजाक और पूरे शहर के लिए अपनेपन से भरा हुआ, जैसे वो उनका बेटा न हो, ये शहर ही उनका बेटा हो। अपने असली बेटे के पास आकर वो इतने खुश और उत्साहित महसूस कर रहे थे जैसे अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सामने बैठी भीड़ पर नजर घुमाते हुए उनकी आंखों में एक अजब सी शांति और चेहरे पर अपूर्व खुशी थी। उनके बोलने में ऐसा कॉन्फिडेंस उसने कितने लंबे समय बाद देखा था।
उसे पिता को ऐसे देखते हुए बहुत खुशी मिल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। उनके सीने में दर्द जैसा कुछ हुआ और वो खुद को कुछ पल संभालने के बाद लहराकर स्टेज पर गिर पड़े। सब उनकी ओर भागे। सनमार्ग को कुछ पलों तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि वो अपने पिता की बातें मोबाइल में लाइव करता हुआ सुन रहा था। जब उसे अंदाजा लगा कि क्या हुआ तो उसकी धड़कनें भी एक पल को रुकती हुई सी लगी। वो लंबी छलांग लगाता हुआ स्टेज की तरफ भागा। बिछड़े सभी बारी बारी क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं। फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। है मेहरबान, आरज़ू है जवान, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमान हैं बहारें यहाँ, रात ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं
बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। साथ ही उसने यह भी बताया कि यह दूसरा हार्ट अटैक था। एक अटैक पहले भी आ चुका था जो मॉडरेट था। सनमार्ग को पहले अटैक के बारे में कुछ नहीं पता था। आसपास के लोग आ चुके थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सनमार्ग पागलों की तरह रो रहा था और उनके शव से लिपटा हुआ था। किसी ने हल्के से उसके कंधे पे हाथ रखा और कुछ कहना चाहा। उसने हाथ झटक दिया। उसके कंधे पर जब लगातार 3 बार किसी ने हाथ रखा तो उसने 2 बार झटकने के बाद गुस्से में तीसरी बार पीछे देखा। सनमार्ग की आंखें हैरानी से फैल गई। जज साहब मुस्कुराते हुए उसके कंधे थपथपा रहे थे। उसने उनके शव की ओर देखा। उस पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो खड़ा हुआ और उनके पीछे जाने लगा। उसने अपने पीछे छूटती आवाजें सुनी जो पूछ रही थी कि वो कहां जा रहा है। कमरे से बाहर निकलने पर उसने जज साहब के साथ खुद को स्टेशन पे पाया। उसने देखा वो स्टेशन फिर से वही पुराना स्टेशन हो गया है जहां किताबों की दुकानों पर किताब और कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक बिक रही थी। उसने देखा ये उसका बचपन वाला स्टेशन था जब उसके लिए ट्रेन यात्रा का मतलब कॉमिक्स हुआ करता था। उसने जज साहब की उंगली पकड़ रखी थी। उसने पलट कर देखा तो जज साहब उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। कॉमिक्स लेनी है? उन्होंने पूछा। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वो उसे लेकर पास वाली बुक स्टॉल पर गए। अभी भी मिलती है कॉमिक्स? उसने एक बार हैरानी से जज साहब की ओर तो दूसरी बार दुकानदार की ओर देखा। कुछ ही दिन साहब, बस आदमी पढ़ना छोड़ देगा, सिर्फ खाने पीने और मनोरंजन पे ध्यान देगा। किताबों की दुकान पे चिप्स नमकीन मिला करेगी। दुकानदार की बात पे जज साहब मुस्कुराए थे। सनमार्ग ने कुछ कॉमिक्स खरीदे और तभी ट्रेन के आने की सूचना प्रसारित हुई। हम लोग कहां जा रहे हैं पापा? उसने जज साहब से पूछा। हम लोग मम्मी को लेने जा रहे हैं, भूल गए तुम? उसे याद आया कि माँ नाना के घर गई हैं और वो पापा के साथ उन्हें लेने जा रहा है। ट्रेन लग गई तो उन्होंने सनमार्ग को चढ़ा दिया और बोले, तुम बैठो मैं आता हूं। वो चिप्स वगैरह खरीदने के लिए पलटे थे कि सनमार्ग जोर से चिल्लाया, मैं भी आऊंगा। तुम बैठो मैं आ रहा हूं, उन्होंने पलट के कहा और फिर से जाने लगे। सनमार्ग डब्बे से उतरा और दौड़ता हुआ उनके पीछे भागा। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। वो जाकर उनसे लिपट गया। जज साहब ने उसे खुद से चिपका लिया और मुस्कुराने लगे। तू 11 साल का हो गया है, बच्चा नहीं है। उन्होंने मीठा उलाहना दिया। जा बैठ, मैं आता हूं। नहीं, डर लगता है, उसने सिर झुकाकर उदास आवाज में कहा। किससे? अकेले रहने से। अच्छा चल। चिप्स लेकर दोनों ट्रेन की तरफ लौट रहे थे। जज साहब ने उसकी उंगली पकड़ रखी थी। दोनों ट्रेन पर चढ़े। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी अकेले रहने से डर लगेगा, उन्होंने शरारती आवाज में कहा और उसकी प्रतिक्रिया देखने लगे। उनकी बर्थ आ गई थी। वो अपनी बर्थ पे बैठ गए। सनमार्ग की आंखों में नमी आ गई थी। उसने जज साहब को जोर से पकड़ लिया। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, उसने रुआसी आवाज में कहा। जज साहब हंसने लगे। पक्का? उन्होंने हंसते हुए ही पूछा। हाँ पक्का, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कस के पापा से ऐसे लिपटा था जैसे वो छोड़कर उसे कहीं दूर जाने वाले हों। उसके कंधे पे फिर से किसी ने थपथपाया था। उसे लगा टिकट चेकर होगा। वो पलटा तो वो टिकट चेकर नहीं था।
जो भी था, उस पल ने उसे समझाया कि जिंदगी का मतलब आधे समय सिर्फ गलतियां करना और आधे समय उनके अपराध बोध में रहना होता है। उसने अपनी आंखें पोंछ ली और एक लंबी सांस ली, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। पिता का चश्मा। अभी आप सुन रहे थे विमल चंद्र पांडे की लिखी ये गीतों भरी कहानी। अभी आप सुन रहे थे इसका दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।